गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस भी कहते हैं और ये टॉपिक किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर प्रकार के बोर्ड एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या शॉर्ट क्वेश्चंस हो, जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। तो पिछले वीडियोज में, पिछले लेक्चर में हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी पॉइंट चार्ज के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरे चार्ज पार्टिकल को ले जाए तो उस पर फोर्स लगता था। डेफिनेशन था द स्पेस अराउंड पॉइंट चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज अप टू वेयर अनदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिकल फोर्स, देन दिस स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को ले जाते हैं हम लोग तो उस पर फोर्स लगता है। तो क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ले जाएंगे? क्या होगा अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ले जाएंगे? सिंपल सी बात है, चार्ज पार्टिकल को जब फील्ड में ले जाएंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। तो अगर चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेट करेगा, और अगर पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो यानी वो मोशन में है, और मोशन के लिए एक पथ की जरूरत होगी, और उसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के पथ को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? यदि किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री छोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के कारण वह जिस इमेजिनरी पथ पर मूव करता है, या इमेजिनरी पथ स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है, ये कोई इशू नहीं है। तो जिस इमेजिनरी पथ पे मूव करता है उसी इमेजिनरी पथ को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। तो क्या हुआ डेफिनेशन? ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज केप्ट फ्रीली इन इलेक्ट्रिक फील्ड, then due to effect of electric field, positive charge particle is moving upon an imaginary straight or curve path. This imaginary path is called electric field lines. कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज को रख दे तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव के कारण जिस इमेजिनरी पथ पे मूव करेगा उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग क्यों स्टडी करेंगे, इसका क्या यूज है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को। तो वही नोट करने वाले पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस used to represent magnitude and direction of electric field. अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट पॉइंट है मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ टेंस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा तनाव की स्थिति में रहता है, मतलब हमेशा टाइट रहता है। किधर? along its length, अपने लेंथ के along। इट्स मे बी स्ट्रेट और कर्व। इस ये नहीं कि स्ट्रेट होगा या कर्व, ये हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है, बट अपने लेंथ के लॉन्ग हमेशा टाइट होगा। इसका मतलब नहीं समझे आप? देखिए समझते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, जैसे ये लेंथ है तो पूरा ऐसे स्ट्रेट होगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। यानी कभी आप ऐसे नहीं बना सकते हैं, यानी आप ऐसे रिप्रेजेंटेशन नहीं ले सकते हैं। ये भी एक तरह का लेंथ है, बट ये क्या है? ये अपने लेंथ के लॉन्ग टेंस नहीं है, टाइट नहीं है, और ये क्या है? तना हुआ, एकदम टाइट है। तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट, दिस इज
करेक्ट, बट दिस इज नॉट करेक्ट। ये दोनों में क्या अंतर है? तो ये अपने लेंथ के अलोंग टेंस है और ये अपने लेंथ के अलोंग टेंस नहीं है। तो सिर्फ स्ट्रेट नहीं, कर्व भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या है? सही है। अगर इसी को हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है, अगर ऐसे बना देते तो दिस इज नॉट करेक्ट, ये सही है, ये सही है। समझ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा अपने लेंथ के अलोंग क्या होता है? टेंस होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये नेचर है, प्रॉपर्टी है, इसको याद करना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट और जनरेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट करता है यानी उत्पन्न होता है, या जनरेट वही हुआ, उत्पन्न होता है। तो देखते हैं इसका फिगर। जैसे मान लेते हैं ये कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ये कैसा है? पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ये दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। चलिए फिर से देखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे क्या होगा कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम बना दे रहे हैं, दिख रहा। तो इससे जो फील्ड लाइंस होगी वह किधर होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी ये जो फील्ड लाइंस होगी ये बाहर की ओर होगा, यानी लीव द सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव द सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी ये पॉजिटिव चार्ज के सरफेस को छोड़ते हुए महसूस होगा, यानी ऑरिजिनेट हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? उत्पन्न हो रहा है। और फिर लिखे एंड टर्मिनेट और कन्वर्ट एट नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पे ये क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो चलिए इसके लिए फिगर लेते हैं, और इसमें हम ले लेते हैं नेगेटिव चार्ज। कैसे चार्ज ले लिए? नेगेटिव। तो यहां पे क्या होगा? ये अंदर की ओर डायरेक्शन होगा, इसी को बोलते हैं टर्मिनेट और कन्वर्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होगा और नेगेटिव चार्ज से कन्वर्ज होगा। ठीक है, और कुछ पिछले वीडियो की अगर बात करें तो कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर समझने के साथ साथ अगर हम लोग नोट्स बना लेते हैं तो बेटर होता, और इसलिए स्क्रीनशॉट के लिए कुछ टाइम चाहिए। तो चलिए अभी बोर्ड से हम थोड़ा साइड है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक। और अब देखते हैं पॉइंट 3। कितने नंबर? पॉइंट 3 नंबर। तो 3 नंबर पॉइंट क्या कर रहा है? तो 3 नंबर पॉइंट कर रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हमेशा चार्ज पार्टिकल जो होगा उसके सरफेस पे हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, चाहे चार्ज नेचर जो भी हो। तो देखते हैं, इसको फिगर से क्लियर करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कैसे चार्ज है? तो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो जो इससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ड्रॉ करेंगे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर दिए। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर ये नेचर चार्ज का पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होंगे? आउटसाइड द चार्ज पार्टिकल, आउटसाइड द फील्ड होगा। बट ये जो यहाँ पे फील्ड लाइंस है ये हमेशा यहाँ पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया? हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। सिर्फ वही नहीं, जो भी फील्ड लाइंस बनाओगे आप सरफेस पे, चार्ज पार्टिकल के सरफेस पे हमेशा ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। समझ में आया? जैसे अगर हम कहते हैं कि सपोर्टेड, अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ पॉजिटिव के लिए वैलिड है, तो ऐसा नहीं है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल पे भी अगर ड्रॉ करेंगे तो फील्ड लाइंस ऐसे होगा। हाँ, फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जरूर बदल जाएगा। यहाँ पे फील्ड लाइंस होगा टुवर्ड द पार्टिकल, यानी निगेटिव चार्ज पार्टिकल के ओर होगा, बट यहाँ पे ये भी होगा परपेंडिकुलर। कितने का होगा? 90 डिग्री का एंगल जनरेट होगा। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज पार्टिकल। और फोर्थ पॉइंट है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना बड़ा होगा उससे फील्ड लाइंस उतना ही अधिक होगा। मान लो दो हम फिगर बनाए हैं, एक फिगर पे 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए हैं और एक पे 16 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए हैं, तो किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? तो जिसपे अधिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसका स्ट्रेंथ अधिक माना जाएगा, यानी 16 वाला 8 वाले से अधिक होगा। तो इसको भी एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो ये एक चार्ज पार्टिकल है और इस बार पॉजिटिव ले लेते हैं, और यहाँ एक और चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और इसको भी पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको भी पॉजिटिव ले लिए, ठीक है। और इस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, आउटसाइड द होगा ना, आउटसाइड द फील्ड होगा, आउटसाइड द सरफेस ऑफ चार्ज, ठीक है। सब किधर होगा? आउटसाइड, आउटसाइड ले लिए। एक चार्ज पार्टिकल ये हो गया और एक चार्ज पार्टिकल ये है, ठीक है। अब इसके चार्ज स्ट्रेंथ को हम सपोज दैट लिख लेते हैं Q1 और इसके चार्ज स्ट्रेंथ को लिख देते हैं Q2। तो अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि क्या Q1 इजिकल टू Q2 होगा, Q1 और Q2 ये बराबर होगा? नहीं, ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई आपसे कहे तो बड़ा कौन होगा, तो Q1 का मान जो है Q2 से अधिक होगा। समझ में आया? Q1 जो है Q2 से अधिक होगा। कौन अधिक होगा? Q1 अधिक होगा। किससे अधिक होगा? Q2 से। क्यों अधिक होगा? क्योंकि इस पे जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस Q2 से अधिक है। क्लियर? अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है इफ ड्रॉ और स्केच, दोनों मतलब होता है खींचना। इफ ड्रॉ tangent on electric field lines, then tangent line represent direction of electric field intensity at that point। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और उसके किसी पॉइंट पर आप टैजेंट खींचते हैं तो वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नहीं समझे? एक फिर से सुनिए। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मान लो ऐसा कोई कर्व है और उसके किसी भी पॉइंट पर आप टैजेंट खींचोगे तो वह उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आइए फिगर से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ऐसे कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले लेते हैं। कैसे ले लिए? कर्व, और इस पे इसका जो डायरेक्शन है हम मान लेते हैं कि ये इस साइड है, मतलब लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर ले लिए? लेफ्ट टू राइट। और इस पे अब 3 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट यहां और दिस पॉइंट इज ए, और एक पॉइंट यहां ले लेते हैं हम बी, और एक पॉइंट ले लेते हैं सी। तो अगर जानना है कि ए पे डायरेक्शन किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, कुछ नहीं करना है, यहां से आप टैजेंट ड्रॉ कर दो, ऐसे टैजेंट। तो टैजेंट में 2 डायरेक्शन, एक इधर या उधर। तो इसको कंफर्म करेंगे हम कैसे? इधर होगा या उधर, ये कंफर्म होगा कैसे? तो ये देखेंगे किधर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, तो यहां पे डायरेक्शन होगा ऐसे। क्लियर? अगर यहां हम जानना चाहें तो फिर यहां से ऐसे टैजेंट ड्रॉ कर देंगे, ऐसे टैजेंट इधर हो जाएगा। अगर यहां ड्रॉ चाहे तो यहां ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यानी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा कैसे? ऐसे। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा किस प्रकार से होगा? ऐसे। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसे होगा? ऐसे, ठीक है। तो क्लियर है? स्पष्ट है? समझ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखते हैं अगला पॉइंट, यानी 6 नंबर। चलिए 7 नंबर पॉइंट देखते हैं। 7 नंबर पॉइंट है कि 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब क्रॉस नहीं करता है। ये जो पॉइंट है ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, व्हाई?
two electric field lines are never intersect to each other. Why? So because in this condition electric field intensity having more than one direction at intersection point, तो दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि ऐसा करने पर इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक से अधिक डायरेक्शन होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आखिर क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होगा, जबकि जब इंटरसेक्ट करने पर एक से अधिक डायरेक्शन हो जाता है, इसलिए इंटरसेक्शन संभव नहीं है। इंटरसेक्शन आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट देखते हैं। मैंने लिखा है कि टू और मोर देन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्यों? बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैविंग मोर देन वन डायरेक्शन, and this is not possible। ठीक है, तो देखते हैं इसका फिगर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है। यहां पर मैंने दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले लिया, इसको मानते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। सपोज दैट दोनों जो है लेफ्ट टू राइट जा रहा है, दोनों फील्ड किधर जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मान लेते हैं ए। अब ए पर इस 1 यानी जो ऑरेंज कलर का जो फील्ड दिखाया है, अगर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन चाहे देखना, तो यहां से टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये इधर हो गया। ये किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है? ये ऑरेंज के चलते हैं, ई ए वेक्टर, ये ई ए वेक्टर इधर हो गया। ठीक है, अब इसके अगर ब्लू वाला कर्व की वजह से देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ऐसे होगा, यहां पे टैंजेंट। तो ये जो मिला वो भी मिला ई ए, यहां भी ये और यहां भी ये, एंड एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कितना डायरेक्शन हो गया? 2। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का किसी एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होगा, सो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है कि नहीं है? तो ये नॉट पॉसिबल है, यानी इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक से अधिक डायरेक्शन हो जाते हैं। तो अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। आप सोच के देखो कि अगर प्लस माइनस चार्ज की बात करें तो क्या होता है? अट्रैक्शन। माइनस प्लस के बीच क्या होता है? अट्रैक्शन। तो अगर फील्ड लाइंस भी दो डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज से अगर जनरेट होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी दो अलग टाइप के चार्ज से उत्पन्न होगा, तो उनके बीच भी होगा अट्रैक्शन, यानी एक प्लस और एक माइनस की वजह से अगर जनरेट होता है फील्ड लाइंस, तो वहां पे क्या होगा? अट्रैक्शन। तो उसी को लैंग्वेज दी है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर इफ दे आर जनरेटेड बाय टू डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज। इफ दे आर जनरेटेड बाय टू डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज, अगर दो अलग अलग नेचर के चार्ज से जनरेट होते हैं तो उनके बीच होगा अट्रैक्शन। क्या होगा? अट्रैक्शन। यू नो दैट, आप पहले से जानते हैं कि डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो उनके द्वारा जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच भी होता है अट्रैक्शन। क्या होता है? अट्रैक्शन। इसको भी समझते हैं हम एक फिगर से। सपोज दैट यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, प्लस, यहां पे कैसे चार्ज है? पॉजिटिव। चलो थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। यहां पे कैसे चार्ज है? पॉजिटिव। और यहां हम ले लेते हैं नेगेटिव। तो आपको पता है फील्ड लाइंस पॉजिटिव से ऑरिजिनेट होता है और नेगेटिव में टर्मिनेट होता है, मतलब पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव पे समाप्त होगा। तो ऐसे ये अट्रैक्शन है, तो इसलिए लाइन कंप्लीटली ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, और यहां से जो निकलता वो ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, बट जाएगा नहीं, क्योंकि इधर जाना चाहिए, ये इसको खींचेगा, तो ये ऐसे कर्व हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, इधर जाना चाहिए था बट जाएगा नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है, वो खींच रहा अपनी ओर। फिर यहां से
ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है। ऐसे जहां भी फिगर आप फिगर लाइंस का देखिएगा आप समझ जाइएगा और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अट्रैक्शन को। ठीक है, एक और लाइन दिखा दे रहे हैं, और सुंदर ज्योमेट्री है, सुंदर ये शेप है, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है ये, है ना। अब है कि यहां से जो निकलेगा ये ऐसे जाना चाहिए, बट ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर्व करके दिखा देंगे सबको, ठीक है। ये आउटसाइड है, बिकॉज दिस फील्ड लाइंस आर जनरेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और यहां जो दिखाएंगे ये ऐसे अंदर तक दिखा देंगे, ये अंदर तरफ, बिकॉज दिस इज नेगेटिव चार्ज। तो ये फिगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अट्रैक्शन को। अब है कि प्लस प्लस के बीच क्या होता है, रिपल्सन। तो वही है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अट्रैक्ट, सॉरी, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर repels to each other if they are generate like nature of charge। तो प्लस प्लस के बीच रिपल्सन, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम नेचर ऑफ चार्ज से जनरेट होगा तो उनके बीच क्या होगा, रिपल्सन। इसको भी फिगर से देखते हैं। सो यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, दोनों प्लस ले लिया, ठीक है। तो इधर वाला जो जाएगा ये कंप्लीटली अब टच नहीं करेगा, इतना ही पे रोक देंगे इसको, यानी बीच के एक इमेजिनेशन ले लेंगे डिवाइडिंग लाइंस, तो दूर से उसको रोक देंगे। क्यों, क्योंकि रिपल्सन की वजह से कांटेक्ट में नहीं आएगा। अब जो इधर जाना चाहिए था वो उधर भी नहीं जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस रिपल्सन, तो इसको मोड़ना चाहेगा। जैसे ये इधर जाना चाह रहा है बट ये उसको ढकेल रहा है, तो जब इधर से ढकेलेगा तो ये ऐसे घूम जाएगा, तो ये ऐसे हो जाता है। समझ रहे हैं आप, इसको ऐसे दिखाएंगे हम लोग। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिपल्सन को, ये रिपल्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे जहां फिगर रहेंगे वहां पर बोलेंगे कि उनके बीच क्या हो रहा है, रिपल्सन। तो अगर डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज से जनरेट होगा तो उनके बीच होगा अट्रैक्शन, और अगर सेम नेचर ऑफ चार्ज होगा तो उनके बीच होगा रिपल्सन, ठीक है। आइए अब देखते हैं लास्ट 10 नंबर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और हाँ, पॉइंट हमको लग रहा है कि नंबरिंग गलत हुआ है कहीं, तो उसको आप मिला लीजिएगा, वो कोई इशू नहीं है, बड़ा इशू नहीं है। नंबरिंग आप मिला लीजिएगा, हमको लग रहा है कि 5, 6 में कोई एक छोड़ दिए, मतलब पॉइंट नहीं छोड़े, मतलब नंबरिंग जैसे 1, 2 करना है तो वो आगे पीछे हो गया होगा, तो उसको आप मिला लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि इक्वी डिस्टेंस पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इक्वी डिस्टेंस पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इक्वल डिस्टेंस पे और एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ कर दे तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये कहने की जरूरत नहीं है। अदर हैंड आप समझ गए होंगे कि अगर पैरेलल है और इक्वी डिस्टेंस नहीं है तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए एक ही शर्त है कि पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, अदरवाइज क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए फिगर देखते हैं। सपोज दैट ऐसे देखिए, आपको देखने से क्या लग रहा है, ये सभी पैरेलल है, और पैरेलल के साथ साथ सपोज दैट इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये d है, इनके भी बीच का ये जो डिस्टेंस है d है, और इनके भी बीच का ये डिस्टेंस d है। तो कहने का मतलब है कि एक तो पैरेलल है और दूसरे में इक्वी डिस्टेंस हो गया, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है लेकिन वो इक्वी डिस्टेंस पे नहीं है। मतलब अगर फिगर की बात करें तो अगर इस प्रकार से है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
और जो थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो यहाँ है, और चौथा मान लो सपोज दैट यहाँ है। तो अगर इसमें देखें तो ये फील्ड लाइन जो है पैरेलल है लेकिन इक्वी डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा है, यहाँ सबसे कम है नहीं। यानी मान लेते हैं कि यहाँ की बीच की दूरी है d1, यहाँ की बीच की दूरी है d2 और यहाँ के बीच की दूरी है d3। ठीक है, तो ये d1 d2 d3 जो है इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बोलेंगे। यानी ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, ये तो पैरेलल के लिए हुआ। अगर पैरेलल को छोड़ के जैसे मान लो कोई अदर कंडीशन हम ले ले, जैसे इस प्रकार से कर ले ले हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, जैसे मान लो ये है। अब कोई लाइंस ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई ऐसे है, ठीक है, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये भी रिप्रेजेंट करेगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। कैसे फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, नॉन यूनिफॉर्म। यानी यूनिफॉर्म एक ही कंडीशन में होगा, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो और बराबर डिस्टेंस पे हो। ठीक है, अदरवाइज जो भी हम लोग फिगर बनाएंगे वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 10th पॉइंट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका मतलब है कि अगर कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं और वहां से जो गुजरने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है कि अगर सेम एरिया ले ले हम दो पॉइंट पे और एक पॉइंट से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सपोज दैट 10 जा रहा है और एक से 20 जा रहा है, तो जिस सेम एरिया से 20 जा रहा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग अधिक बोलेंगे। ठीक है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू particular cross sectional area is directly proportional to magnitude of electric field intensity। यानी इसको हम क्लियर करते हैं एक फिगर से। ध्यान से देखिए इस फिगर को, ये ऐसे खुलते जा रहा है, फैल रहा है। अब यहाँ पे 3 पॉइंट ले लेते हैं हम, यहाँ सपोर्टेड पॉइंट को हम ए ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं बी और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं सी, और तीनों पॉइंट से सेम क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इतना ही बड़ा एरिया यहाँ पे भी ले लेते हैं। अब देखो, तो यहाँ पे जो ए पॉइंट है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर गिने हम तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 गुजर रहा है, यहाँ कितना गुजर रहा है 1 2 3 4 5 गुजर रहा है, और यहाँ कितना गुजर रहा है 4। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ गुजर रहा, फिर यहाँ, तो यहाँ पे यानी ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर सपोज दैट यहाँ पे ए है, यहाँ पर ईबी है और सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ईसी मान लेते हैं, तो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड किसका होगा, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड अधिक होगा, क्योंकि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर अधिक है। इससे फिर दूसरे नंबर पे होगा बी पर और सबसे कम होगा सी पर। तो समझ गए होंगे आप। तो आज के ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्लियर समझ गए होंगे। तो अगर फिर भी कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।